तो सफदरजंग ने उनसे कहा कि भाई सूरजमल, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं दिल्ली लुटवा दूंगा। तो मेओ ने ये शर्त लगाई कि पहले घासेड़ा को पे कब्जा किया जाएगा, तब हम दिल्ली आपके साथ चलते हैं। और घासेड़ा पर सूरजमल ने कब्जा कर लिया। काफ़ी 1500 सिपाही उसके मारे गए, 800 घासेड़ा के सिपाही मारे गए। और वो जो दरवाज़ों की बात की जाती है, वो घासेड़ा के किले के दरवाजे हैं जो अभी भी डीक में लगे हुए हैं, लाल किले के दरवाजे नहीं। हूँ और फिरोजपुर तहसीलों को पाकिस्तान जाना था। अलवर और भरतपुर उस समझौते में नहीं थे। उन्होंने कहा, सुन मराठे, हम वो मेव हैं जो तेरे दादा शिवाजी को औरंगजेब की कैद से छुड़ा के लाए थे, और हम बाबर से लड़े, और हम बलवन से लड़े, इससे लड़े, उससे लड़े, कि हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छूटे। तो ये बात गांधी जी को टच कर गई अंदर तक, और गांधी जी ने फिर बहुत भावुक होकर ये कहा कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो लोग अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और भाई राम राम सारा नए। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और मैं आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल कर रही हूँ न्यूज़ तक के इस खास शो मंच पर। आज हम मंच प्रोग्राम में बात करेंगे राजनीति पर। राजनीति, वो राजनीति जो कि दिल्ली से शुरू होती है, मेवात के बसने की, दिल्ली के बसने की, और साथ ही हम बात करेंगे महात्मा गांधी पर। और ये बातचीत आप लोगों तक पहुंचाएंगे सिद्दीक अहमद मेव साहब। सिद्दीक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत शुक्रिया। में आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, आपकी लेखन की जर्नी, इतिहास को जानने की जर्नी, ये किस तरह से शुरू होती है? ज़रा आपके बारे में, अपने बारे में ज़रा बताएं। मैं मेवात के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, बनारसी उस गांव का नाम है। बहुत इंटीरियर में है, और वहाँ प्राइमरी स्कूल था सिर्फ। तो प्राइमरी गांव के स्कूल से की, उसके बाद गांव से 2 मील दूर हम हाई स्कूल किया। बल्कि 10वीं में मैं नूह आ गया था, जो 26 किलोमीटर है हमारे गांव से। और नूह से मैंने मैट्रिक की थी, और उसके बाद नूह कॉलेज से प्रेप उस वक्त होती थी, 11th को हमारे यहाँ प्रेप कहते थे, प्रेप की, और उसके बाद इंजीनियरिंग करने चला गया। अच्छा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, और बचपन से ही जब से मैंने पढ़ना सीखा हिंदी, तब से मैंने किताबें पढ़ी, और मैं समझता हूँ कि कई हज़ार किताब मैंने पढ़ी होंगी। गांव के प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी की, गांव की पंचायत की लाइब्रेरी की, कॉलेज की लाइब्रेरी की, तो हज़ारों किताब। और अभी भी मैं किताबें पढ़ता हूँ, हालांकि अब थोड़ी उम्र ज़्यादा है, उस तरह नहीं पढ़ पाता। और नूह से फिर 11th करने के बाद मैं जामिया मिलिया में इंजीनियरिंग के लिए आ गया। इंजीनियरिंग का मुझे एक तरह से जुनून सा था कि इंजीनियरिंग करनी है। हालांकि 11th में हमारी जो हिंदी टीचर थी उषा ऋषि, उन्होंने मेरे से कहा था कि आप छोड़िए और आप लिटरेचर ले लीजिए। मैंने कॉलेज की मैगज़ीन के लिए कहानी लिखी थी, तो उसके बाद उन्होंने ये सलाह मुझे दी, लेकिन वो एक जुनून था इंजीनियरिंग करने का। तो जामिया मिलिया से मैंने डिप्लोमा इन सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद हरियाणा पंचायत एंड डेवलपमेंट में सरकारी नौकरी की। फिर नौकरी के दौरान ही मैंने बीटेक किया जोधपुर यूनिवर्सिटी से। और जब मेरी नौकरी कोई 5-6 साल की थी, तो 91 में हमारे यहाँ साक्षरता अभियान चला था, और हमने उस साक्षरता अभियान में, क्योंकि हमारा जो एरिया था, मेवात एरिया जिसे कहते हैं, बाकी हरियाणा से एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ था। और जाहिर सी बात है, जो एरिया एजुकेशन में पिछड़ जाता है वो जीवन के हर फील्ड में पिछड़ जाता है। तो हम गांव-गांव में गए, लोगों को शिक्षा का महत्व बताया, और वो ऐसा मौका था जब पहली बार मुस्लिम लड़कियां, मतलब आम मुस्लिम लड़कियां, जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो पढ़ा रहे थे, लेकिन आम आदमी की लड़कियां, जो गांव के किसान लोग थे, उनकी लड़कियां स्कूलों में पहुंची। और आज उनमें से बहुत सारी लड़कियां MBBS डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं, MA की हुई हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं। तो वो एक ऐसा अभियान था जिसमें मेवात में एजुकेशन को एक नया मोड़ दिया था। उसी दौरान मैंने ये प्लान किया कि मेवात के इतिहास पे कुछ लिखा जाए। असल में कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी।
लेकिन जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो अक्सर लोग ये कहते थे कि भाई तुम्हारे बुज़ुर्ग तो बहुत कमज़ोर थे और उन्होंने औरंगज़ेब ने उनको पीट पीट कर मुसलमान बना दिया। तो क्योंकि मुझे नॉलेज था मैं उसको काउंटर करता था। तब मैंने ये सोचा कि काउंटर करने से तो काम नहीं चलेगा, आप एक आदमी से कह सकते हो, 2 आदमी से। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी जड़ों को कुरेदा जाए। और जब जड़ों को कुरेदा, हिस्ट्री को पढ़ा और हिस्ट्री में पीछे तक मैं गया तो हमारी जड़ें तो महाभारत तक फैली हुई मिली। और तब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। और पहले प्लान एक ही किताब लिखने का था, मेवात एक खोज लिखी 97 में वो किताब, 8 साल में लगातार हिस्ट्री पढ़ता रहा। उसके बाद मेवात एक खोज लिखी, तकरीबन 450 पेज की वो किताब है और उसमें लगभग 8000 साल का मेवों का इतिहास है। और उसके बाद फिर कल्चर पे और फिर एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि इस वक्त 12 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 किताबें प्रकाशन में हैं और 1-2 किताबों का मैटर अभी मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। तो अब तो ये है कि ये सिलसिला चल रहा है तो जारी रहेगा। अब हम जानना चाहेंगे मेवात बना कैसे? ये जो मेव शब्द है, अब ये कहाँ से आया? और मेवों से जो अभी फ़िलहाल मेव जब शब्द ज़हन में आता है तो मेवों के पीछे मुस्लिम शब्द भी लगा ज़हन में आता है। तो ये किस तरह से अलग है? मेवात का इतिहास, मेवात के बनने से लेकर, रचने बसने से लेकर, ज़रा यहाँ के सफ़र को बता दें सर। हिस्ट्री में हम जब पीछे जाते हैं तो हेरोडोट्स जो सिकंदर के इतिहासकार थे, या उनसे भी पहले राविल्सन एक यूनान के एक इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने बेरोसिस जो यूनान के ही उनसे पहले के इतिहासकार थे, उनको कोट करते हुए ये लिखा है कि मेव नाम की कौम, उन्होंने मेव ही लिखा है, कई जगह मेवातीज भी लिखा हुआ है, स्पेलिंग हालांकि थोड़ी सी अलग है। मेव नाम की कौम ईसा से 2000 साल पहले ऑक्सस नदी और उर्मिया झील, जिसे मेदिया झील भी उन्होंने कई जगह लिखा है, उसके किनारों पर रहती थी। वहाँ से ये लोग यहाँ से बढ़ते हुए इराक और फिर आर्मेनिया, ईरान होते हुए ये सिंध की तरफ से भारत में प्रविष्ट हुए। लेकिन उससे पहले 702 ईस्वी पूर्व जो आज का इराक है और उत्तरी ईरान, आर्मीनिया और अज़रबैजान, ये पूरा एरिया इस एरिया में एक साम्राज्य स्थापित किया जिसे मेदिया साम्राज्य कहते हैं। और उस साम्राज्य के 5 राजा हुए। उनमें से आखिरी राजा इस्तगासु हुआ। उसको जो दारा प्रथम था जिसने पर्शियन साम्राज्य की नींव रखी थी, वो उनका नवासा होता था, उनकी बेटी का लड़का था। उन्होंने उनको कत्ल किया, अपने नाना को, और उन्होंने फिर पर्शियन साम्राज्य की नींव डाली जिसे हम दारा प्रथम कहते हैं। वहाँ से ये लोग सिंध से होते हुए पहले सिंध में प्रविष्ट हुए हैं और 30 या 40 ईस्वी में जो आज का इतिहास है उसमें मेवों का पंजाब में होना सिद्ध होता है। लेकिन उससे पीछे अगर हम जाएं तो महाभारत काल में हम पाते हैं कि जहाँ मेवात है ये मत्स्य प्रदेश कहलाता था। इसके पूर्व में सूरसेन था, पश्चिम में तिरगत था, साउथ में विराट था और नॉर्थ में इंद्रप्रस्थ था। तो ये ही वो एरिया है जो आज मेवात कहलाता है। इसी तरह एक स्टेट मध्य प्रदेश था पंजाब में, जिससे पांडवों की माँ माद्री थी, और मद्र, मेद को ही संस्कृत में मद्र लिखा गया है और ये मद्र ही आज का मेव है। ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं। सिंध से मेव मारवाड़ में आए, मेवाड़ का पुराना नाम मेदपाट है, यानी मेव प्रदेश। राजपूतों को उदय के बाद ये लोग वहाँ से हटे हैं। अभी भी मेवाड़ में मेदाल्य और मेड़ता 2 जगह हैं, 2 सिटी हैं बल्कि, वहाँ पे मेवों की आबादियाँ हैं। और एक मेव का ही एक आप समझ ले एक शाखा है मेर, जो आज भी मेवाड़ में और मारवाड़ में दोनों जगह मिलती है। अभी मैं मारवाड़ गया था तो वहाँ बीकानेर की जो लाइब्रेरी उसमें मैंने देखा, उन्होंने लिखा है कि भाई मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही मेव ने बसाए हैं।
दो भाई थे, मैं उन्होंने जो अपने हिसाब से बताया। लेकिन हम ये मानते हैं कि पहले मेवाड़, फिर मारवाड़ बसाया और फिर मेवात आकर बसा है। मेवात के बारे में कि यूरोपियन ए कनिंघम ने भी ये लिखा है कि भाई ये लोग बहुत बहादुर थे और ये लोग सबसे बड़ी बात ये कि इन लोगों का जो खून है उसमें किसी और उसकी मिलावट नहीं है, शुद्ध क्षत्रिय हैं। अभी भी जो डीएनए टेस्ट हुए हैं, हालांकि यहाँ नहीं हुए, विदेश में हुए हैं, लेकिन जो डीएनए टेस्ट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा 70% प्योरिटी मेवों के खूनों में क्षत्रियों की पाई गई है। तो ये एक बड़ी कौम थी उस वक्त, जिसे मेद कहा जाता था, और इसका उत्तरी मेद, मध्य मेद और पश्चिमी मेद 3 हिस्से थे। उत्तरी मेद इराक और ईरान तक थे, मध्य मेद सिंध और ये जो आज का अफ़गानिस्तान है इधर थे, और जो साउदर्न मेव थे वो सिंध से और जमुना तक बसे हुए थे। तो ये पूरा एरिया था। आज भी जो लोग मुसलमान हो गए, अब तो वो मेव हैं, आप यूँ समझ सकते हैं, और बाकी लोग या तो अब राजपूत हैं या फिर जाट हैं। अभी भी राजपूतों से, जाटों से हमारे 30 गोत सीधे मिलते हैं। जो पूरा जो मेवात है वो 13 आप कह लीजिए 13 सामाजिक ग्रुप कह लीजिए, 13 राजनीतिक ग्रुप कह लीजिए, पुराने हिसाब से बटा हुआ है। इनमें जिनको हम पाल कहते हैं, जैसे जाटों में खाप कहते हैं, उस तरह हम पाल कहते हैं। पाल के किसी के 360 गांव हैं, एक पाल डेमरोथ है उसके 757 गांव हैं। तो उनमें से 5 जो पाल हैं वो जादूवंशी कहलाती हैं, 4 पाल हैं वो तोमरवंशी कहलाते हैं, जो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। 2 पाल सूर्यवंशी हैं, दहंगल जिससे मैं हूँ, और एक सिंगल, वो अपने आप को रामचंद्र जी का वंशज मानते हैं। और जो 13वीं पाल है वो पहाट हैं, वो चौहान अपने आप को मानते हैं। इसके अलावा ये जो 12 पालों के अलावा 52 गोत हैं, छोटे छोटे गोत, किसी के 10 गांव हैं, किसी के 50 गांव हैं, वो सब भी इसी तरह बटे हुए हैं। जैसे 19 गोत हैं या 20 गोत हैं वो जादूवंशी हैं, 18 गोत ये मतलब तोमरवंशी हैं, इसी तरह से एक गोत चौहान वंशी है। तो ये कोई 30 गोत हैं, चौहान है, चालुक्य है, पंवार है, कटारिया है, वो सब जाटों से भी मिलते हैं और राजपूतों से भी। सर, आज का जो मेवात है मैं उसमें देखती हूँ कि राजस्थान का कुछ हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा है, मैं कहूँ कि हरियाणा तो आ ही गया जैसे मेवात में, या फिर मैं कहूँ नूह में। तो ये किस तरह से इतने से इलाके में मेव सिमट गए, वो किस तरह की कहानी रही? क्योंकि जब हम गांव देहात में जिक्र करते हैं तो महाराजा सूरजमल तक का बताया गया है, यानी ये कहें कि राजस्थान से या फिर राजपूतों का यहाँ पर जिक्र होता है, राजस्थान के युद्ध का जिक्र होता है, महाराजा सूरजमल का जिक्र होता है। मध्यकाल का जब हम इतिहास देखते हैं तो मेव हमेशा आक्रांताओं से लड़ते हुए हैं। इतिहास ये कहता है कि गजनवी ने 17 बार भारत पे हमले किए, और उन हमलों में कम से कम 13 बार मेवात प्रभावित हुआ। मेवात से मतलब कहीं ना कहीं उनकी झड़प हुई, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब दिल्ली के महरौली से लेकर और गुजरात के उत्तरी सीमा तक का पूरा एरिया मेवात ही कहलाता था। गजनवी गोरी जब आया है तो अजमेर से दिल्ली तक का एरिया मेवात कहलाता था। अब भी इस एरिया में उसी स्टॉक की कौम है। जैसे आप सोना से, अलवर से 10 किलोमीटर आगे अकबरपुर गांव, वहाँ तक मेव बसे हुए हैं। वहाँ से आगे मीणे बसे हुए हैं, जो मेव से अलग होकर पृथ्वीराज के टाइम में अलग हुए थे। और फिर वहाँ से आगे अजमेर तक, जो ब्यावर से और अजमेर तक मेर बसे हुए हैं, जो मेवों से ही निकले हुए हैं। और मेर क्षत्रियों की 36 जो कुल हैं उनमें शामिल हैं मेर। और मेव तो हैं, जब जादूवंशी और तोमरवंशी हैं तो वो 36 कुलों में, जाहिर सी बात है, हैं वो। तो इस तरह से ये पूरा एरिया हमेशा ही पहले गजनवी से लड़े, फिर गोरी आया तो गोरी से भी लड़ाई हुई, और कुतुबुद्दीन को तो वहाँ अजमेर में घेर लिया था। अजमेर के किले में वो बंद हो गया, और फिर गोर से फिर नई फौज आई, तब उसको कम से कम छुटकारा मिला वहाँ से। फिर बलबन से 4 युद्ध हुए, और 1248, 1252, 1259 और 1266-67 में। उस वक्त कहते हैं कि इन 4 युद्धों में 3 लाख मेव
शहीद हुए। लेकिन बलबन को भी अपने 1 लाख सिपाही खोने पड़े। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ भीड़ है और एक तरफ अनुशासित फौज है। फौज भीड़ को कितना मार ले, 10 गुना मार ले, लेकिन अगर कोई 3 लाख भीड़ को मारकर अपने 1 लाख सिपाही को खोता है तो उन लोगों का साहस का, उन लोगों की वीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस वक्त ही मेवात से बहुत सारे मेव इधर मध्य प्रदेश की तरफ ट्रांसफ़र कर गए, महाराष्ट्र की तरफ चले गए, और ये एक बड़ी तबाही थी जिसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। दूसरी बार फिर जब बाबर आया तब भी एक बड़ी लड़ाइयाँ हुई। बाबर चूँकि उसकी फ़ौज बहुत डेमोरलाइज़ थी, हालांकि वो पानीपत जीत गया था, उसके बावजूद उसकी फ़ौज डेमोरलाइज़ थी क्योंकि वो ठंडे एरिए से आए थे, यहाँ गर्मी थी। फिर वो भारतीय लोगों के जो किस्से राजपूतों के और इनके सुने उन्होंने कि भाई इतने बहादुर हैं, ये हैं, तो थोड़ा सा नई जगह थी, नया एटमॉस्फेयर था, तो वो डेमोरलाइज़ थी उसकी फ़ौज। हालांकि वो उसने दिल्ली आगरा जीत लिया। तो फिर हसन खां मेवाती जो उस वक्त मेवात के राजा थे और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर भी उनको बनाया हुआ था। इब्राहिम लोधी जो थे उस वक्त के सुल्तान, उनके मौसेरे भाई भी थे वो, इसलिए उन्होंने उनको दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको उस वक्त कोतवाल कहा जाता था, उनको बनाया हुआ था। तो हसन खां मेवाती ने और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे महमूद खां लोधी, हालांकि उन पर ये इल्ज़ाम है राणा सांगा पर उन पर कि उन्होंने ही बाबर को इनवाइट किया था कि वो यहाँ आए, इब्राहिम लोधी को हराकर और माल लेकर चले जाएं और बाकी देश हमें छोड़ जाएं। इस तरह का पैक्ट था। खुद बाबर ने भी ये बात लिखी है बाबरनामा में। और वो पैक्ट ये था कि भाई महमूद लोधी को दिल्ली दे देंगे और आगरा महाराणा सांगा को दे देंगे और बाबर वापस चला गया। लेकिन जब वो नहीं गया तो हसन खां मेवाती, महमूद लोधी और महाराणा सांगा ने एक संघ बनाया और ये तय हुआ कि भाई किसी तरह से भी बाबर को भारत से निकालना है। तो उसके लिए एक दूसरे को जैसे सबने सपोर्ट लेना शुरू किया। महाराणा सांगा के साथ महमूद लोधी और हसन खां मेवाती थे, लेकिन बाबर का साथ भी अमरकोट का राणा और चौसा का एक भूप सिंह राजा था, उनके पिता थे, वो बाबर का भी साथ दे रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल युद्ध था, ना कि उसको धार्मिक रूप नहीं दिया जा सकता। दोनों तरफ हिंदू मुस्लिम थे। और जहाँ खानवा में जहाँ युद्ध हुआ वहाँ के पास ही बयाना का किला है, जिस पर निज़ाम खां नाम का जो मेवाती ही था वो राज कर रहा था। उसने जब बाबर को सपोर्ट किया तो महाराणा सांगा ने उस पर हमला कर दिया और निज़ाम खां भागकर बाबर के पास चला गया, किले पर महाराणा सांगा ने कब्जा कर लिया। तो ये एक बड़ा युद्ध था। लेकिन इसमें एक जो पेच है वो ये है कि पानीपत की लड़ाई में हसन खां मेवाती के बेटे ताहिर खां को बाबर ने कैद कर लिया था। तो उनका एक कर्मचारी था करमचंद नाम का, हिंदू था वो, लेकिन उनका मंत्री था या जो भी था, उनका दूत बनकर वो बाबर के पास जाते हैं, लड़के को छोड़ने की दरखास्त करते हैं, लेकिन बाबर नहीं छोड़ता। फिर वो दोबारा जाते हैं, तो फिर बाबर अपने मंत्रियों से सलाह करता है और ये तय होता है कि भाई आप इसको छोड़ दो, इस एहसान के नीचे दबकर हसन खां मेवाती हमें सपोर्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हसन खां मेवाती को जैसे ही पता चला कि उसका लड़का छोड़ दिया है, हालांकि बाबर ने उसको खिलत देकर, मतलब सम्मानित करके छोड़ा और उसको ये समझाया कि अपने बाप को जाकर समझाओ हमारा साथ दे और हमारा एहसान माने, क्योंकि बाबर अपने आप को बड़ा बादशाह मानता था और भारतीय जो राजा थे उनको बस वो जमींदार या सरदार ही कहता था। तो उसने कहा भाई हम आपको रॉयल सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हमारा एहसान मानकर अपने बाप को समझाओ कि हमारा साथ दे। लेकिन हसन खां मेवाती ने जैसे ही सुना कि उसके बेटे को रिहा कर दिया गया है और वो रास्ते में वो जाकर और महाराणा सांगा से, एक जगह है टोडा भीम, वो अलवर और इसके बीच में है खानवा के, वहाँ जाकर वो महाराणा सांगा से मिल गए। तो इसमें जब बाबर को ये पता चला कि भाई हसन खां मेवाती उनसे मिल गए हैं, तो उन्होंने उनका एक कमांडर था जो बहुत नज़दीकी था और बहुत बहादुर था,
मोहम्मद अली झंझन, उनसे कहा कि एक मजबूत टुकड़ी लेकर जाओ और मेवात में इतनी बर्बादी करो, इतना कत्लेआम करो जिससे हसन खां मेवाती घबरा कर हमारे साथ आ जाए। तो एक बड़ा कत्लेआम मेवात में हुआ। खुद बाबर ये लिखता है कि हमने दूर दूर तक मेवात पर हमले किए और जो भी हमारे सामने आया वो तलवार के धार उतार दिया गया। तो सैकड़ों गांवों को उन्होंने आग लगा के बर्बाद कर दिया, लेकिन वो जो हसन खां मेवाती और महाराणा सांगा का जो एक संग बना था वो नहीं टूटा। और फिर खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च को। उसमें 12,000 घुड़सवारों के साथ हसन खां मेवाती, एक ही राजा था, हालांकि 52 राजा 50-52 राजा महाराणा सांगा के साथ थे, उनमें से 10-15 मारे भी गए, कुछ उनके साथ निकल गए, लेकिन हसन खां मेवाती अकेला ऐसा राजा था जो आखिर तक उन युद्ध करता रहा। और जब तक वो जिंदा रहा, बाबर ये लिखता है लास्ट जो क्षण है, बिल्कुल एक तरह से आप जैसे कमेंट्री सुन रहे हो कि हमने लगा कि महाराणा सांगा भाग गया है तो हम जीत गए हैं, लेकिन अचानक भारतीय सेना ने बहुत तेज़ी से हमला किया और मैंने देखा कि हसन खां मेवाती उनको लीड कर रहा था। मैंने तोपों को आगे लाने के लिए कहा और एक स्क्वायर बनाया और जो उस्ताद अली थे तोपों के इंचार्ज, उनसे कहा कि जितना ज़्यादा हो सके बम्बार्डमेंट आप कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जो सेना थी वो आगे बढ़ कर हमला कर रही थी, खासकर हसन खां मेवाती बार बार हमला कर रहा था और इतना भीषण युद्ध हुआ कि जो गर्दो गुबार उठा वो इतना था कि सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाज़ और उनके टकराने से उठ रही चिंगारियां वो ही नज़र आती थी। ऐसे में अपने पराये का भी हमें होश नहीं था। तभी अचानक एक बम का गोला जो है, तोप का गोला एक हसन खां मेवाती के पास फटा और वो वहीं मारा गया और उसके बाद भारतीय सेना भाग खड़ी हुई। तो ये एक बड़ी तबाही थी जिसे हम दूसरी तबाही कहते हैं। तीसरी तबाही 1857 की। 1857 में जब 1857 का युद्ध किया, हमारे यहाँ तो मेवात में, हालांकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मुझे कहीं मिला भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आम बात है कि जिस आदमी ने पहली गोली चलाई मेरठ में उसका नाम चांद खां मेवाती था। खैर 13 मई से 10 मई को मेरठ से वो क्रांति शुरू हुई। 11 मई को सुबह क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे। 12 मई को उन्होंने गुड़गांव पर हमला किया। तभी मेवाती उनके साथ शामिल, क्योंकि गुड़गांव के आसपास में होके कई गांव थे। और 13 मई और 14 मई को नूह में एक बड़ा युद्ध हुआ, जहां एक तरफ अंग्रेज़ों की फौज थी और स्थानीय जो खांजादे थे, जो हसन खां मेवाती के वंशज आप कह सकते हैं, उनको मेवी थे, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, क्योंकि रूलिंग क्लास थी वो, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर तो रूलिंग जो लोग थे वो अंग्रेज़ों का ही साथ दे रहे थे। वहाँ 3 दिन तक लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों का सफाया हो गया, खांजादों को सफाया हो गया और नूह पर मेवात को स्वतंत्र घोषित किया गया बाकायदा और नूह में झंडा फहराया गया, जो मुग़ल झंडा था, हरा और सुनहरी। और उसके बाद बादशाह को माली मतलब आर्थिक मदद भी दी गई और सैनिक भी भेजे गए। 2000 सैनिक वहाँ से आए जो दिल्ली आकर लड़े। तो उसमें भी एक बड़ी तबाही हुई, क्योंकि दिल्ली टूटने के बाद बहुत प्लानिंग के साथ अंग्रेज़ों ने ब्रिगेडियर जनरल सावर्स के नेतृत्व में मेवात को दबाने के लिए कोशिश की। और उस वक्त मेवात की जो गुड़गांव मेवात है, इसी में वो क्रांति हुई। 1,10,400 जनसंख्या थी, जहाँ 7 युद्ध हुए, 3 युद्ध दिल्ली टूटने से पहले और 4 युद्ध दिल्ली के बाद। तो इन युद्धों में कोई 42 गांव ख़त्म हो गए मेवातियों के और 10,000 के करीब लोग शहीद हुए। ये और इसलिए ही मैं कहूँ कि फिर अंग्रेज़ हरियाणा में आगे नहीं बढ़ पाए, हरियाणा के गांव तक नहीं जा पाए, क्योंकि बीच में मेवाती पड़ते थे। और फिर जैसे महाराजा सूरजमल वाला किस्सा बताते हैं कि महाराजा सूरजमल दिल्ली के लाल किले के नहीं, दरवाजे असल उतार लाए में थे। महाराजा सूरजमल को दिल्ली की जो राजनीति थी उसका फ़ायदा हुआ। इमादुल मुल्क और सफदरजंग
दोनों में टसलबाजी थी। सफदरजंग को महाराजा सूरजमल सपोर्ट कर रहे थे और इमादुल मुल्क को घासेड़ा के राजा सपोर्ट कर रहे थे। तो सफदरजंग ने ये कहा कि अगर तुम घासेड़ा पर कब्जा कर लो और इसको मार दो तो मैं तुम्हें दिल्ली लूटने में मदद कर सकता हूँ। ये अंदर और दर्शकों को बता दें कि घासेड़ा नूह जिले का एक गांव है। और उस समय क्या होता था सर? गांव नहीं, वो बहुत ऐतिहासिक गांव, हाँ, ऐतिहासिक गांव है। बहुत पुराना गांव है और बड़ा गांव है। तकरीबन 1 किलोमीटर का उसका उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब गांव की एक गली ऐसे निकलेंगे तो 1 किलोमीटर वो आपको नजर आएगी। तो बहुत बहुत ऐतिहासिक गांव है। उस गांव में महाभारत काल के और उससे पहले वैदिक काल के भी कुछ खुदाई में वो मिले हैं आसार। अभी कुछ सिक्के भी मिले थे पीछे चांदी के। तो काफ़ी पुराना गांव है। और उससे पहले भी उस गांव को बिहारी मल नाम के कोई क्षत्रिय थे जिन्होंने उस गांव को बसाया था। और औरंगज़ेब ने उस गांव को हाथी सिंह एक होते थे, बादशाहपुर के पास एक गांव थी जिसे ढाणी बोलते थे, तो वहाँ के थे वो। असल में ये पूरा किस्सा बहुत अजीब सा है। ये 3 आदमी थे, एक हाथी सिंह, एक सांवलिया, दोनों दोस्त थे, एक थे नंदराम जो रेवाड़ी के पास के थे। तो तीनों ही शुरू में औरंगज़ेब के नज़दीक थे, फिर तीनों ही लूट मार करने लगे। और जो सूरजमल सांवलिया तावड़ू के पास एक गांव है सहसोला, उसका रहने वाला था। तो सांवलिया की डायरेक्ट उससे झगड़ा हो गया औरंगज़ेब, बल्कि उसका झगड़ा हुआ जयपुर स्टेट से। उसका लड़का जयपुर स्टेट की किसी राजकुमारी से प्यार करने लगा और जब उनको पता चला बादशाह को, तो बादशाह ने उनको दिल्ली से निकाल दिया। तो उन्होंने उस राजकुमारी को, जैसे दिल्ली से और तिजारा होते हुए जयपुर का रास्ता था, तो तावड़ू के आसपास कहीं उस राजकुमारी को लूटने की कोशिश की। तो इससे औरंगज़ेब और नाराज़ हो गया। तो उसके पास बड़ी फौज थी, 10,000 आदमी कहते हैं उनके साथ थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो औरंगज़ेब ने भी कांटे से कांटा निकालने का वो किया। नंदराम को उन्होंने बुलाया और नंदराम से कहा कि भाई ये मसला हल करना है, इसको मारना है। तो उन्होंने कहा जी इसका दोस्त हाथी सिंह है, अगर वो तैयार हो जाए। तो हाथी सिंह पे दबाव डाला गया और उनसे फिर ये कहा गया कि अगर तुम इसको मार दो तो हम तुम्हें जागीर दे देंगे। वो जागीर के लालच में आ गया। उनका दोस्त था सांवलिया की, उन्होंने दावत की और जहर या कोई चीज़ मिला दी शराब में, और जब वो बेहोश हो गया तो उनका सर काट के औरंगज़ेब को पेश कर दिया। औरंगज़ेब ने घासेड़ा और उसके 20 गांवों की जागीर उनको दी, जिसमें नूह और मालब भी शामिल है। तो ये वो किस्सा था। तो सफदरजंग ने उनसे कहा कि भाई सूरजमल, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं दिल्ली लुटवा दूंगा। लेकिन सूरजमल को पता था कि बीच में मेवात है। हालांकि मेवात की 2 तिजार, ये पहाड़ी और नगर तहसील उसके अंडर में थी। तो उन्होंने यहाँ के चौधरियों से बात की। उन्होंने ये कहा भाई हम घासेड़ा के इससे तंग हैं, क्योंकि जो हाथी सिंह का बेटा था बहादुर सिंह, बाद में जो वहाँ की गद्दी पे बैठा, तो वो बहुत जालिम किस्म का आदमी था। औरतों को उठा लेना, गाँव को लूट लेना, उस तरह की वो आदतें थी। लेकिन वो बहादुर था, इसमें भी कोई शक नहीं। तो मेओ ने ये शर्त लगाई कि पहले घासेड़ा को पे कब्ज़ा किया जाएगा, तब हम दिल्ली आपके साथ चलते हैं। तो अप्रैल 1753 में वो युद्ध हुआ और घासेड़ा पर सूरजमल ने कब्ज़ा कर लिया। काफ़ी 1500 सिपाही उसके मारे गए, 800 घासेड़ा के सिपाही मारे गए। और वो जो दरवाज़ों की बात की जाती है, वो घासेड़ा के किले के दरवाजे हैं जो अभी भी डीक में लगे हुए हैं। लाल किले के दरवाजे नहीं, क्योंकि लाल किले तक वो पहुँचे नहीं। उन्होंने पुरानी दिल्ली को लूटा और वहाँ से फिर वापस। और उसके बाद हिंडन की लड़ाई में वो 1761 में मारे गए राजा सूरजमल। लेकिन मेओ का ताल्लुक वहाँ से आखिर तक लगा रहा। राजा, उनके बेटे थे जवाहर सिंह, वो पुष्कर स्नान का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। पुष्कर क्योंकि जयपुर स्टेट में था, तो उन्होंने बगैर स्टेट की आज्ञा के
अपनी फौज लेके, मतलब इस दम्भ में कि मैं बहुत मजबूत राजा हूँ, वहाँ चले गए। जब वापिस आए थे जयपुर की सेना उन्होंने घेर लिया। फिर उसके बाद मेवात बसा। जब हम कहें कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो तब ये चर्चा होती है कि जो मेवात के बाशिंदे हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे, महात्मा गांधी आते हैं वहाँ। तो ये किस्सा ज़रा सुनाई सर। नहीं, देखिए, बंटवारे में ये तय हुआ था कि भाई जो जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, जैसे बलूचिस्तान था या सीमा प्रांत था और सिंध था, वो पाकिस्तान बनेगा, और पंजाब के वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और बंगाल के वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो पाकिस्तान में जाएंगे या उनकी आबादी जाएगी। तो उस लिहाज से तो नूह और फिरोजपुर तहसीलों को पाकिस्तान जाना था। अलवर और भरतपुर उस समझौते में नहीं थे। लेकिन हुआ ये कि अलवर स्टेट भी और भरतपुर स्टेट भी, दोनों को बनाने में मेयों ने बराबर से लड़ाई की, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बदन सिंह के साथ भी, सूरजमल के साथ भी, और फिर राव प्रताप सिंह के साथ भी, जिसने अलवर स्टेट कायम किया। लेकिन हुआ ये कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो कांग्रेस उन इलाकों में जो डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अंडर में थे, मुग़लों के टाइम में भी जिनको खालसा कहा जाता था, वहाँ कांग्रेस के नाम से स्वतंत्रता संग्राम चला रही थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे, उनमें कहीं तो प्रजा मंडल के नाम से और कहीं प्रजा परिषद के नाम से वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो अलवर में प्रजा परिषद के नाम से कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल चला रही थी, और भरतपुर में प्रजा मंडल के नाम से चल रहा था। प्रजा मंडल में मेयो भी थे और हिंदू भी थे, मास्टर अचित्यानंद थे और कई मेयो लोग थे उनके साथ। वो सब लोग चला रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ काफ़ी तनाव हुआ, और एक नौगावा गांव है, वहाँ पर जो कांग्रेस थी और उसमें चौधरी अब्दुल वही भी थे, कंवर मोहम्मद अशरफ थे, सैयद मुतलबी फरीदाबादी थे, जो भी मेवात के स्वतंत्रता सेनानी थे, और दूसरे बाहर के स्वतंत्रता सेनानी थे भरतपुर के, वो वहाँ मीटिंग कर रहे थे नौगांव गांव में। नौगांव गांव भरतपुर स्टेट में लगता था। तो रात को मिलिट्री ने उस गांव को घेर लिया, तोपें लगा दी। ते ये अब सुबह देखा तो भाई मिलिट्री ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। अब वहाँ एक तरह से गांव में टेरर फैला। तो तय ये हुआ कि अगर भागेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए मिलिट्री का मुकाबला किया जाए। पूरा दिन निकल गया, रात आई, तो ये तय हुआ कि भाई अचानक गांव के कुछ नौजवान हमला करेंगे जब फौज सो जाएगी, और उनका काम ये होगा कि पहले हथियारों पे कब्जा करें, फिर टेंटों में आग लगा दें। वो हुआ, फौज भाग खड़ी हुई, तोपें भी छोड़ गई। तो एक वो गुस्सा था राजा को कि भाई बेइज्जती हो गई। अगर फौज ग्रामीणों से हार जाती है तो राजा की तो बेइज्जती है। तो अप्रैल 1947 में सबसे पहले होडल में दंगा कराया गया। दंगा भी क्या, होडल तो मेवात की सीमा पर था, लेकिन लोग मार्केट के लिए जाते थे। वहाँ कुछ लोग जैसे धोबी थे, रंगरेज थे, तेली थे, वो मुस्लिम थे, तो वो बेचारे, उनको सफ़र करना पड़ा। कुछ मेयो औरतें जो कहीं जा रही थी, मार्केट गई थी या गांव जा रही थी, उनको उठा लिया गया। तो वो मामला फिर पंचायत हुई और वो मामला सुलझ गया। लेकिन उसके बाद फिर भरतपुर स्टेट में कत्लेआम शुरू हो गया। और पहले जो लोग उनके राजा की सेवा में थे, वो तो मेयो नहीं थे, ज़्यादातर उनमें सैयद थे या काजी थे, क्योंकि वही मुग़ल दरबार से जुड़े हुए थे, तो राजकाज वही जानते थे अच्छे से। उन लोगों का कत्लेआम हुआ। फिर मेयों के गाँव पर हमला किया गया, और लोगों ने मुकाबला भी किया, लेकिन तंग आके फिर लोग भरतपुर से छोड़कर अलवर स्टेट की तरफ आ गए। तो अलवर की मिलिट्री ने उनको रोक लिया। बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई हम इतने पैसे लेंगे, पर हेड कुछ वो तय हुआ था, और टोटल सम 4-2,500 के करीब उन्होंने पे किया। बीच में एक नदी थी, शायद रूपरेल नदी रही होगी वो, कि वही नदी पार करके आप अलवर स्टेट में आ जाएंगे। पैसे लेकर भी वो जो मिलिट्री है वो अलग हट गई, और फिर भरतपुर की मिलिट्री ने उन पर हमला किया, और
अलवर की मिलिट्री ने कोई उनकी मदद नहीं की, और जब वो मदद के लिए गए तो उल्टा उन पर हमला कर दिया। तो इस तरह दोनों स्टेटों में एक बड़ा कत्लेआम हुआ। जो जो आज जो रिकॉर्ड मिलते हैं उसमें लगभग 82,000 लोग उन पूरे दंगों में मारे गए, और अलवर और भरतपुर के सारे मेव यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के जो मेवात है उसमें आ गए। तो यहाँ कैंप लगे हुए थे, रेवाड़ी में शरणार्थी कैंप था, घासेड़ा में कैंप था, सोना में कैंप था, पुरानी दिल्ली के पुराने लाल किले में कैंप लगा हुआ था जो बाद में निजामुद्दीन ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ से लोग जा रहे थे पाकिस्तान। लेकिन आम जो सोच थी वो ये थी कि नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ जो जो तत्कालीन मेव नेता थे उनमें भी दो हिस्से थे। कुछ लोग मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, खासकर उस टाइम के दोनों एमएलए मेहताब खां और मौलवी अहमद जान, और एक खान बहादुर थे, सरदार मोहम्मद खां। उनको खान बहादुर का खिताब दिया था अंग्रेज़ों ने। शुरू में वो इस फेवर में थे कि हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उनका स्टैंड बदल गया और पाकिस्तान ने उनको लाइजन ऑफिसर बना दिया। तो उन्होंने भी लोगों को, इधर जो सांप्रदायिक लोग थे वो भी लोग उकसा रहे थे, और नारा दिया गया था भाई पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये नारा लगाया गया था। तो जो हमारे जो नेता थे चौधरी यासीन थे, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था, वो अंडरग्राउंड थे। कमर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ भी केस लग गया देशद्रोह का, तो वो भी अंडरग्राउंड हो गए। फिर वो जर्मनी चले गए, जर्मनी की उनकी वाइफ थी दूसरी, तो वहीं चले गए, वहीं उनकी मौत हुई। तो सैयद मुतल्लबी फरीदाबादी क्यों कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान धकेल दिया गया, तो चौधरी अब्दुल हई रह गए। वो दिल्ली और मेवात के बीच में भागते रहे, साइकिल पे आते जाते। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस था जामा मस्जिद के सामने, सीपीआई का, शायद अब भी है वो। तो पीसी जोशी उस वक्त उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। चौधरी मोहम्मद यासीन और अब्दुल हई ने वो हालात बताए, और काफ़ी सोच विचार के बाद पीसी जोशी ने ये कहा कि भाई अगर मेवात को बचाना है, मेवात के इतिहास, मेवात के कल्चर को बचाना है, मेवात का जो बिरादरी सिस्टम है या जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको अगर बचाना है, तो फिर गांधी जी को बीच में लाना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रयास कीजिए। तो दो आदमी गांधी जी से मिले। उसमें जो रिकॉर्ड में भंगी कॉलोनी लिखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों से अगर किसी को हार्ट हो, तो मैं वो बात कह रहा हूँ जो इतिहास में लिखी हुई है। तो गांधी जी लंच कर रहे थे, ये लोग बाहर बैठ के। तो गांधी जी को पता चल गया कि कोई आया, तो उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि भाई लाओ, बुला के कौन है। पूछा भाई कि कहाँ से आए हो, कहने लगा जी मौलाना आज़ाद ने भेजा। अरे भाई फिर तुम मौलाना आज़ाद के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हो, इसमें शर्माने की क्या बात थी, सीधे आ जाते। खैर उन्होंने गांधी जी को सारी बातें बताई, और जब उन्होंने ये बताया कि इस षड्यंत्र में गुड़गांव और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसी भी शामिल हैं, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने कहा ठीक है तुम परसों आओ, मैं उनको भी बुलाता हूँ। परसों ये लोग गए तो कांग्रेसी कोई नहीं पहुँचा वहाँ। तब गांधी जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, वो लोग नहीं आए, आप आगे, अब मैं मध्यस्थ नहीं हूँ, बल्कि मैं मेवात का एक पक्ष हूँ, मैं आपका पक्ष रखूँगा। उन्होंने नेहरू से बात की। फिर एक डेलीगेशन सरदार पटेल से मिला, क्योंकि उस वक्त जो मेवात में सिख बटालियन थी, और वो जो बटालियन जो सुरक्षा के लिए भेजी थी वो भी काफ़ी जुल्म कर रही थी, मार भी रही थी। उस वक्त एक कहावत बहुत मशहूर थी, अब भी मैं कहते हैं कि मिलिट्री जिसको उठा कर ले गई वो जिंदा वापस नहीं आया। कई किस्से हैं ऐसे कि लोगों को उठा लाए, फिर पैसे लेके उनको सुबह छोड़ दिया या मार दिया, जो भी कुछ इस तरह चल रहा था। तो ये लोग पटेल से मिले। तो 3 लोग थे ये, चौधरी अब्दुल हई और चौधरी खुर्शीद ध्वज, और एक थे हिम्मता। 2 लोग पढ़े लिखे थे। हिम्मता जो था, हिम्मत खां था उसका नाम, और बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, 7 फुटा, कहते हैं कि 7 फुट की हाइट थी, और बहुत, तो वो अनपढ़ था, लेकिन वो बोलता बहुत था। चौधरी अब्दुल्ला हई ने कही भाई हम तुझे नहीं ले चलेंगे, तू ज़्यादा बोलता है। क्योंकि नहीं मैं बोलूँगा नहीं, आप मुझे बस ले चलो, मुझे पटेल को देखना। चले गए तो पटेल सुबह की नमाज उन्होंने वहीं करजन रोड पे एक मस्जिद है, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ कर वो
पास में पटेल की खमक की कोठी थी, वहाँ गए तो पटेल साहब घूम रहे थे पार्क में। तो देख कर कहने लगा, हाँ भाई कहाँ से आए? बोला जी मेवात से आए हैं। और ठीक है पाकिस्तान जाइए, तुम्हारे लिए दे दिया पाकिस्तान। तो ऐसे रूखे से थे ना पटेल, और चेहरा भी बिल्कुल स्पाट था, तो एकदम ये डर गए, भाई ठीक है अब तो कह दिया, पटेल साहब ने भी कह दिया। तो हिमता अनपढ़ आदमी था ना, अनपढ़ आदमी को ज़्यादा सोच नहीं पड़ती, उसको जो कहना कह देता है। उसने कहा सुन मराठ है, उसे पता नहीं पटेल मराठा है या गुजराती है। उसने कहा सुन मराठ है, हम वो मेव हैं जो तेरे दादा शिवाजी को औरंगजेब की कैद से छुड़ा के लाए थे, और हम बाबर से लड़े, और हम बलवन से लड़े, इससे लड़े, उससे लड़े। बट ठीक है, अब तो हमें वो भी मार रहे हैं जो हमारी सेवा करते थे, लेकिन एक बात सुन लो, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पटेल साहब एकदम से, चौधरी अब्दुल हई का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो कहने लगे एकदम से पटेल साहब ने देखा, मैंने कहा भाई मरवा दी इसने। अब पटेल साहब सीधे अंदर चले गए, और ये उस पर पिल गए, हिम्मत का मरवा दिए तूने, अब ये पुलिस बुला रहा है, अब सड़ जेल में, ये वो। कहने लगे आप जो हो जाए। तो पटेल साहब ने, इन्होंने देखा विंडो से नज़र आया था, फ़ोन उठाया, शायद नेहरू जी से बात की उन्होंने, और फिर वापस आए, इनसे कहा जाइए। तो भागे, तो भोंडसी के पास इनको मिलिट्री के ट्रक नज़र आए जो दिल्ली की तरफ से जा रहे थे। तो चौधरी अब्दुल हई ने एक ट्रक को रोक कहा भाई कहाँ जा रहे हो? लगा जी पटेल साहब ने भेजा है, मेवात जा रहे हैं, और सिख बटालियन को वहाँ से भेजना है और हमें चार्ज लेना है। एक ये डेवलपमेंट हुआ। लेकिन फिर भी जो हालात थे वो नहीं सुधर रहे थे, और क्योंकि उधर से भी जोर लग रहे थे, खान बहादुर भी लोगों को ले जा रहे थे, इधर जो सांप्रदायिक लोग थे वो तरह तरह से, पटेल को भी मिसगाइड किया जा रहा था, जी ऐसे अपराधी लोग हैं, ये लोग हैं, इन्होंने पहले वो बलबन से भी, अब वो जो एक देशभक्ति के काम थे उनको भी अपराध से जोड़ा जा रहा था, जी ये दिल्ली को लूट लेते थे, ये करते थे, यानी पटेल साहब को गलत को रिपोर्टिंग दी जा गलत रही थी। रिपोर्टिंग हो रही थी। तब 50-60 आदमियों का एक डेलीगेशन, मतलब जो जिन मैंने आपको बताया ना कि हमारी 12 जो पाल हैं, तो हर पाल का चौधरी उसमें शामिल हुआ, और उसके साथ 2 और जो खास खास लोग थे। तो 50-60 आदमियों का एक डेलीगेशन बिरला हाउस में 20 सितंबर को गांधी जी से मिला, और गांधी जी को सारे हालात बताए। तो गांधी जी ने कहा फिर आप क्या सोचते हैं? कहने लगा जी हमारा अंतिम फैसला सुन लीजिए आप, हमारा अंतिम फैसला ये है कि हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात गांधी जी को टच कर गई अंदर तक, और गांधी जी ने फिर बहुत भावुक होकर ये कहा कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो लोग अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। फिर वो प्रोग्राम बना, और 19 दिसंबर को गांधी जी घासेड़ आए, और मंच से गांधी जी ने ये कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, मुझे बताया गया है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के, मतलब गांधी जी को भी मिसगाइड किया गया। लेकिन अगर ऐसा सच भी है, तब भी मेरा कहना ये है कि उनकी इस्लाह की जाए, मतलब उनका सुधार किया जाए, ना कि उनको उनके घरों से निकाला जाए। तो पंजाब के प्रीमियम वहाँ थे गोपी चंद भार्गव, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात का। तो गांधी जी ने उनको झिड़क दिया, उनसे ये कहा कि तुम्हारी पंजाब सरकार और नेहरू की केंद्रीय सरकार मेवों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले, ये मेरे आदेश है। तब लोग वापस बसे, और बाकायदा लिस्टें बनी, जो औरतें उठा ली गई थी उनकी भी लिस्ट बनी, लड़कियों की, औरतों की, और जिनकी संपत्तियों पे कब्जा हो गया था वो उसकी भी लिस्ट बनी। लेकिन राजाओं ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में, तब तक उधर से भी शरणार्थी आ गए थे, उनको अलाट कर दी, मस्जिदें भी अलाट कर दी, मदरसे अलाट कर दी। तो काफ़ी लंबा संघर्ष है। अब सर एक इसमें तर्क ये भी दिया जाता है कि गांधी जी की जो हत्या हुई वो इस कारण से भी हुई कि उन्होंने मेवों को पाकिस्तान जाने से रोक लिया था। बिल्कुल ये एक कारण है डेफिनेट, क्योंकि सांप्रदायिक लोगों ने ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली के पास मिनी पाकिस्तान बने, और गांधी जी ने उन लोगों को रोक लिया जिन लोगों को सांप्रदायिक लोग नहीं चाहते। खुद सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या दिल्ली के पास रहे, वो कभी भी दिल्ली के लिए खतरा हो सकते हैं। तब मेवात से जो वोटर लिस्टें थी उस वक्त,
वो गई, बाकायदा नेहरू ने मंगाया, क्योंकि मेवों के नाम भी बिल्कुल हिंदुओं जैसे थे। उदय, प्रताप, अर्जुन, कन्हैया, कान्हा, रणमल, झड़मल, इस तरह के नाम थे सब। और दोनों संस्कृतियों को मानने वाले थे हिंदू। बल्कि आज भी मेव हिंदू रीति रिवाज को ज़्यादा मानते हैं, मुस्लिम रीति रिवाज को कम मानते हैं। तो पटेल को दिखाया कि देखो जी ये कहाँ कहाँ के मुसलमान हैं। तो लगा ठीक है, पटेल साहब तैयार हुए तब। तो वो एक कारण था जिससे सांप्रदायिक लोग गांधी जी से नाराज़ हुए और फिर गांधी जी की हत्या भी हुई। दूसरा कारण तो वही है कि गांधी जी को 2 फरवरी को पाकिस्तान जाना था। उनके जो 55 करोड़ रुपए जो जिनको भारत सरकार नहीं देना चाह रही थी, गांधी जी ने दबाव डाला नेहरू पे कि भाई उनके पैसे दिए जाएं और मैं 2 फरवरी को पाकिस्तान जाऊंगा शांति मिशन लेकर, और उनसे भी बात करूंगा कि माइनॉरिटी की वो भी सुरक्षा करें और हम भी सुरक्षा करें। तो वो ये 2-3 कारण ही तो बड़े थे जिनसे गांधी जी की हत्या हुई। सर, जब दिल्ली के इर्द गिर्द आंदोलन होते हैं तो ख़ास तौर पर हरियाणा की जो देहात बेल्ट है वहाँ से एक आवाज़ आती है कि दिल्ली तो हमने ही बसाई थी, हमारे पूर्वजों ने गांव दिए थे और जब दिल्ली बसी थी। तो दिल्ली के ज़रा इतिहास को भी ज़रा बताएं कि इसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि मेवात भी दिल्ली से सटा हुआ इलाका, अब रोहतक, बहादुरगढ़, अब तो ये जो इलाके हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे अक्सर मैं सुनती रही हूँ कि दिल्ली तो हमारी है, हमने बसाई थी हाँ, भाई। नहीं देखिए, दिल्ली के पश्चिम में रोहतक के जाट बेल्ट थी, दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में मेयो थे, और पूर्व में गुर्जर थे, और जो नॉर्थ का साइड है उसमें मिली जुली आबादी थी। पठान थे, तुर्क थे, जाट थे, मेयो थे, सब मिली जुली आबादी थी। तो इसलिए उधर से उनके गांव गए, इधर से गुजरों के गांव गए, इधर से मेयों के गांव गए, तो वो सब तो हुआ है, सब अपना अपना दावा भी करते हैं। जहाँ ये राष्ट्रपति भवन है, वायसरायज भवन जब बनाया, अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाई, तो यहाँ से 15 गांव उठे, उनमें से 9 गांव मेयों के थे। जहाँ राष्ट्रपति भवन है यहाँ रायसीना गांव था, जहाँ पार्लियामेंट हाउस है वहाँ सबरन गांव था, फिर बीवीपुर गांव था, मंगलापुरी थी, और ताल कटोरा था, मालचा था। ये सारे गांव तो अब या तो मेयों के थे या जाटों के थे। अब वो दावा करते तो सही करते कि दिल्ली हम हमारे यहाँ तो मेयो ये कहते हैं कि दिल्ली तो है ही हमारी, दिल्ली तो बसाई हम, क्योंकि मेयों के गांव अब भी बेगमपुर गांव जो है महरौली में अंदर है बिल्कुल, तो अंदर तक गांव थे। कल्लू खेड़ी, किलौकड़ी जिसे बोलते हैं, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी बनाई, वो मेयों का गांव था कल्लू खेड़ी, उसको हटाया गया। जहाँ ये मकबरा है इसका हुमायूं का, यहाँ ग्यासपुर गांव था मेयों का। निज़ामुद्दीन जो मरकज़ है ये मेयों की ज़मीन पे है। तो इसलिए अगर वो दावा करते हैं तो गलत तो नहीं करते। लेकिन अब ये है कि जिस तरह हमने दिल्ली बसाई सब ने मिलकर, तो इस तरह दिल्ली की सुरक्षा भी हम सबकी जिम्मेवारी है, और वो सोच हमारी होनी चाहिए कि दिल्ली हमारी है, तो दिल्ली का संरक्षण, दिल्ली का सौंदर्यीकरण, दिल्ली की ताकत हम ही हैं। और हम सिद्दीक साहब, आप यहाँ आए, इतने सारे सवालों का जवाब दिया, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, आप ज़रा अपना अनुभव साझा कर दें कि आपको कैसा लगा, ये सवाल आपसे पूछे गए, आपसे जवाब मांगा गया, अपना अनुभव साझा कर दें सर। हाँ, नहीं सही मायने में तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा इस तरह का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है। घर पे मैं देता रहा हूँ इंटरव्यूज़, लेकिन इस तरह का पहला प्रोग्राम तो रास्ते में आ रहा था, तो दिल में कई तरह के विचार आ रहे थे कि क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे सवाल भी पूछे गए विषय से रिलेटेड, और जिस तरह के भी सवाल थे, कोई बहुत मैं मानता हूँ कि सम्मान के साथ और बहुत संजीदगी के साथ वो सवाल पूछे गए, और जितना मेरे से बन सका उसका मैंने जवाब भी दिया। आप लोगों का भी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। तो दोस्तों, आपने इस एपिसोड में बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी नई बातें आपने जानी भी, क्योंकि मेवात वो इलाका जिसके बारे में हम कहें कि किस्सों में, कहानियों में बड़ी कम आपने इतिहास की बात सुनी होंगी, किताबों में बहुत कम आपने पढ़ा होगा इस क्षेत्र के बारे में। आज आपने जाना, आज आपने सुना। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।